ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द बिगनिंग आफ्टर द एंड में। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा आर्ट सेबेस्टियन को बहुत अच्छे से सबक सिखा देता है, फिर इसके बाद आर्ट अपनी एडवेंचरर जर्नी को शुरू करने वाला है। इस वाले वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में अपन सभी लोगों को एक रेस्टोरेंट जैसी जगह में देखते हैं जहाँ पर सभी खाना खा रहे होते हैं। रे कहता है तो तुम में से कौन होने वाला है मेरे बेटे के लिए गार्ड। एडम कहता है मेरी तरफ से तो ना है क्योंकि मैं बेबी सिटिंग नहीं कर सकता, और जैसी कि मेरी पर्सनैलिटी है मुझे तो लगता है कि तुम्हारा बेटा मुझे नींद में ही जान से मार देगा। ऐसा सुनकर सभी के सभी लोग हंसने लग जाते हैं। फिर इसके बाद में रे कहता है मैं उम्मीद कर रहा था कि अगर डर्डन या फिर हेलेन तुम दोनों में से कोई रहेगा तो अच्छा होगा। मैं अगर सच सच कहूँ तो हम तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम जो चाहो हम वो तुम्हें देने की पूरी कोशिश करेंगे। डर्डन कहता है रे इस तरीके की बातें मत करो, अपन लोग यहाँ पर एक फैमिली है, मुझे खुशी होगी अगर मैं आर्ट को अपने सामने बड़ा होते देखूंगा तो। हेलेन कहती है डर्डन सही है, हम ये काम पैसों के लिए नहीं करना चाहते, वैसे भी हमें लास्ट डंजन रेड से काफी अच्छा खजाना मिल चुका है। इतने में ही जेस्मिन अपना हाथ उठाती है और कहती है मैं आर्ट की देखरेख करने के लिए तैयार हूँ। यह सुन के एंजिला कहती है जेस्मिन तुम तो देखरेख करने वाले मिशन से नफरत करती हो, यहाँ तक कि एडम से भी ज्यादा। जेस्मिन कहती है आर्थर है इस कारण से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेलेन कहती है अगर लॉजिकली देखे तो जेस्मिन सचमुच में आर्थर को ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती है। एलिस जेस्मिन से कहती है जेस्मिन क्या तुम श्योर हो ये काम करने के लिए, और जेस्मिन थम्स अप दिखाते हुए हाँ कहती है। एडम कहता है इसे करने दो क्योंकि जेस्मिन हम लोगों के बीच में अकेली है जिसे कि एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज है। इसने जस्ट पिछले साल विंड एलिमेंट के साथ ऑरेंज लाइट स्टेज को पार किया है। डर्डन कहता है मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, हालांकि मैं खुद चाहता था आर्थर को कंपनी देना, लेकिन दो लोगों का जाना भी सही नहीं होगा। आर्ट जेस्मिन से कहता है ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी देखरेख में रहने वाला हूँ। और इसके अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट अपनी फैमिली के साथ हेल्स्टी हाउस में वापिस आ जाता है। तभी एली देखती है कि लिलिया अकेले अकेले ट्रेनिंग कर रही है। लिली ये बात तो फेयर नहीं है, तुम अकेले अकेले ट्रेनिंग कर रही हो। यह देखकर आर्ट मन में कहता है ऐसा लगता है लिलिया अब मेरी मदद के बिना भी थोड़ा बहुत मेडिटेट कर पा रही है। एली अगर पेशेंस के साथ मेडिटेट करती रहेगी तो 7-8 साल की उम्र तक वो अवेकन हो सकती है। एक तरफ से ये अच्छा ही है कि एली थोड़ा लेट से अवेकन होगी क्योंकि सारा अटेंशन अगर एली को मिलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद आर्ट रे से कहता है फादर क्या अपन जल्दी से ऑक्शन हाउस में चल सकते हैं, पिछली बार में वहाँ से स्वाड नहीं ले पाया। रे कहता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद आर्ट और रे ऑक्शन हाउस में चले जाते हैं और मिस्टर विंसेंट और मिसेस हेस्टी से मिलते हैं। इन दोनों को अच्छा नहीं लगा होता कि किंग ने और किंग के गार्ड्स ने आर्ट के साथ किस तरीके से बिहेव किया था। आर्ट मिस्टर विंसेंट से कहता है हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि मुझे एक स्वाड की जरूरत है ताकि मैं एडवेंचरर गिल्ड में टेस्ट देकर भर्ती हो सकूं। मिस्टर विंसेंट कहते हैं तुम्हें ढूंढने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन तुम पूरी तरीके से फ्री हो, तुम कहीं पर भी ढूंढ सकते हो। अगले सीन में आर्ट और सिल्विया देखते हैं मिस्टर विंसेंट का बहुत ही बड़ा स्टोरेज रूम जिसके अंदर एक से एक वेपन्स रखे होते हैं। आर्ट ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन आर्ट की एक्साइटमेंट बहुत ही जल्द खत्म हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर एक से एक अलग अलग तरीके की स्वाट्स रखी है, लेकिन ऐसी एक भी नहीं है जो कि मुझे चाहिए। यहाँ पर जरूरत के हिसाब से ऐसी स्वाट्स रखी हुई है जिन्हें कि 2 हाथों से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुझे ऐसी स्वाट की जरूरत है जिसे कि मैं अपनी छोटी बॉडी से भी आसानी से इस्तेमाल कर सकूं। आर्ट का मन कर रहा होता है कि अब वो कोई भी स्वाड नहीं देखे और अलग अलग यूनिक वेपन्स देखने लग जाता है। इतने में सिल्वी टेबल के नीचे से कुछ लकड़ी जैसा खींच के ले आती है। आर्ट इसे देखकर कहता है सिल्वी मुझे किसी लकड़ी की जरूरत थोड़ी न है। जैसे आर्ट इसे उठाता है आर्ट को ये हेवी फील होती है। आर्ट कहता है कि ये तो कोई स्वाड है, लेकिन ये स्वाड अपने सीट के साथ फंसी हुई है। इस कारण से आर्ट अपने सारे के सारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल करता है इस स्वाड को बाहर निकालने के लिए, लेकिन ये स्वाड बाहर ही नहीं निकलती। आर्ट इस स्वाड को बाहर निकालते निकालते थक जाता है और कहता है अगर इसे किसी एलिमेंट की मदद से नहीं निकाला जा सकता तो फिर इसे कैसे निकाला जा सकता है। इतने में ही आर्ट की नजर खुद के हाथ के ऊपर पड़ती है, सिल्विया के पंख और सिल्वी के मार्क के ऊपर। आर्ट हैरान होकर कहता है ये तो नामुमकिन है, क्या ऐसा हो सकता है। ऐसा कहते हुए आर्ट सिल्विया की पावर्स का इस्तेमाल करता
जाता है और भाई साहब ये स्वार्ड बहुत ही धीमी आवाज के साथ ओपन हो जाती है। यह स्वार्ड दिखने में ब्लू कलर की होती है जो कि दिखने में कमाल की लग रही होती है। आर्ट को भी ये स्वार्ड बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, लेकिन फिर भी आर्ट कहता है इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, इसके शीत और स्वार्ड दोनों का ही वजन मेरी बॉडी के हिसाब से ज्यादा है। आर्ट इस स्वार्ड की मदद से एक डब्बे को काट कर चेक करता है और इसके ऊपर देखता है कि कुछ लिखा हुआ है डॉन्स बेलेट WK4। आर्ट अपने मन में कहता है आखिर ये डॉन्स बेलेट क्या है। इतने में ही इस स्वार्ड के कारण से आर्ट को एक झटका सा लगता है और इस स्वार्ड के ऊपर भी एक मार्किंग आ जाती है। आर्ट इस स्वार्ड को जैसे ही दोबारा से उठाता है, आर्ट हैरान हो जाता है और कहता है इस स्वार्ड का वेट और बैलेंस चेंज हो चुका है। साथ ही साथ ये स्वार्ड साइज में थोड़ी छोटी भी हो जाती है ताकि आर्ट अपनी इस बॉडी के साथ इसे बेटर इस्तेमाल कर सके। आर्ट अपने मन में कहता है ठीक ठाक वेपन ढूंढने के चक्कर में मेरे हाथ में एक प्राइसलेस वेपन लग चुका है। आज तक मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ है, ये कितनी परफेक्ट तरीके से मेरे साथ मैच हो चुकी है। आर्ट दोबारा से अपने सामने वाले कंटेनर को काटता है और इस बार बहुत ही सफाई के साथ काटता है, एकदम क्लीन कट आता है। आर्ट कहता है बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि कुछ वेपन्स या फिर वेंट्स किसी एक सिंगल पर्सन के साथ बॉन्ड होने के हिसाब से बनाए जाते हैं। ऐसी कंडीशन में मास्टर और वेपन के बीच में माना मैनिपुलेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाता है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी ऐसे केस के बारे में नहीं पढ़ा जहां पर एक स्वार्ड किसी यूजर के साथ खुद से ही बाइंड हो चुकी है। आर्ट दोबारा से कहता है WK4 आखिर तुम हो कौन। इतने में ही यहाँ पर रे और मिस्टर विंसेंट आ जाते हैं। आर्ट इन लोगों के सामने फटाक से एक दूसरी स्वार्ड को उठा लेता है और बता देता है कि मुझे ये वाली स्वार्ड पसंद आई है। क्या चोमू बंदा है यार दोस्तों, इसे चोरी करने की क्या ही तो जरूरत है। आर्ट इस वाली स्वार्ड को चेक करता है और कहता है ठीक है, वैसे तुम्हारी कमर पे वो लकड़ी कैसी है। आर्ट अपने आप को शांत करता है और कहता है ये मुझे वहां पर पड़ी मिली, मुझे लगा कि ये हेवी है, इस कारण से ये प्रैक्टिस के लिए अच्छी टूल हो सकती है। मिस्टर विंसेंट कहते हैं मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं याद है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ। मिस्टर विंसेंट अपने पीछे वाले बंदे से पूछते हैं क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। यह बंदा कहता है हाँ, एक मर्चेंट ने एक स्टोरी बताई थी कि एक बूढ़े आदमी के हिसाब से कोई भी इसके लिए वर्दी नहीं है, इसे काफी लोग देख चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये किसी तरीके का अजीबोगरीब लकड़ी का टुकड़ा है, ये बात थोड़ी सी अजीब है। आर्ट कहता है मुझे माफ करना, अगर ये वैल्यूबल है तो मुझे लगा कि अगर ये मेरे पास होगी तो अच्छा होगा। लास्ट में आर्ट मासूमियत के साथ अंकल विंसेंट कहता है, जिससे कि मिस्टर विंसेंट भी पिघल जाते हैं और ये लकड़ी आर्ट को दे देते हैं, यानी कि स्पेशल स्वार्ड। अगले सीन में अपन देखते हैं एक सेलिब्रेशन चल रहा होता है, और किस चीज का सेलिब्रेशन, अपने लोंडे आर्ट का, जो कि अब 9 इयर्स का हो चुका है। आर्ट के बर्थडे पर मिस्टर विंसेंट ने काफी खर्चा किया होता है, यहाँ पर डिशेस आती ही जाती है, और एक बार सिल्वी का रिएक्शन देखो, ये लोग काफी खाना खाते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। यह सभी लोग एक दूसरे से फनी बातचीत करने लग जाते हैं। एडम कहता है डर्डन क्या तुम्हें याद है एक बार तुम्हारे पेंट में आग लग गई थी तो तुम पिछवाड़ा किस तरीके से छुपा रहे थे। इतने में जैस्मिन कहती है और एडम तुम शायद से भूल चुके हो एक डंजन मिशन के दौरान किस तरीके से एक सींग वाला मोल तुम्हारे नीचे घुस गया था। जहाँ तक मुझे याद है तुम इतने ज्यादा डर चुके थे कि तुमने खुद के ऊपर ही सुसु कर दी थी, एकदम फाउंटेन की तरह। बेचारे एडम की गंदी बेइज्जती हो चुकी होती है, सभी के सभी लोग हंस रहे होते हैं। एडम कहता है मुझे तो लगा कि तुम सभी के सभी लोग सो रहे होगे। इसी के साथ इन लोगों का डिनर खत्म हो जाता है और अब बारी आती है आर्ट को गिफ्ट देने की। एलिस, रे और एली इन तीनों ने आर्ट को गिफ्ट दिया होता है, जो कि होता है एक ग्लव। एलिस कहती है इसके लेदर के लिए। रे ने हंटिंग करी, फिर खुद से इसे तैयार किया। इसके बाद मैंने इसके अंदर जेम्स को ऐड करा, जिसके अंदर हीलिंग स्पेल्स है। एक जेम एक बार काम में आएगा। आर्ट इसे पहन लेता है और फटाक से रे को गले लगा लेता है और कहता है मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इतने में मिस्टर विंसेंट कहते हैं अब हमारी बारी, और मिस्टर विंसेंट अपना गिफ्ट निकालते हैं, जो कि होती है 2 रिंग्स। मिस्टर विंसेंट प्रपोज वाले स्टाइल से आर्ट को ये गिफ्ट दे रहे होते हैं। इतने में मिसेस हेस्टी पीछे से एक चपेट मारती है और कहती है बस आर्ट के मजे लेना बंद करो। मिस्टर विंसेंट कहते हैं ये एक रिंग आर्ट तुम्हारे लिए है और ये दूसरी एलिस के लिए है। मिसेस हेस्टी कहती है जब भी आर्ट ने इस रिंग को पहन के रखा होगा, जब भी आर्ट का माना लेवल बहुत ही खतरनाक लेवल
लेवल तक नीचे गिर जाएगा। ऐसे में एलिस वाली रिंग में एक लाइट जलेगी जिससे कि एलिस को पता चल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये रिंग इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन हम लोगों को लगा कि अगर ये तुम लोगों के पास रहेगी तो ऐसे में तुम लोगों को शांति। इतने में ही एलिस मिसेस हेस्टी को गले लगा लेती है क्योंकि एलिस को यह गिफ्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया होता है और कहती है थैंक यू। आर्ट अपने मन में कहता है ये रिंग दो धारी तलवार की तरफ है, एक तरफ से मेरी फैमिली को लगातार चिंता नहीं करना पड़ेगा मेरे बारे में, वहीं पर दूसरी ओर इन लोगों को टेंशन होगा कि इस रिंग का लाइट हमेशा ही ऑफ रहे। इसके बाद एडम कहता है हम लोगों ने भी हेस्टी फैमिली की तरह ही कुछ सोचा है, हमें पता है इस छोटे मॉन्स्टर को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम कुछ ऐसी चीज दे रहे हैं जो कि पूरी फैमिली के काम में आए। यह साउंड ट्रांसमिशन स्क्रोल से है। मैं ये बात को हाईलाइट नहीं करना चाहता कि ये बहुत ही ज्यादा महंगे हैं क्योंकि ये सचमुच में बहुत ही महंगे। इतने में ही पीछे से जैस्मिन एडम को लात मारकर चुप करा देती है। चलो उस बात को छोड़ो छाड़ो, इसकी मदद से तुम एक बार एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो और इन रिंग्स की मदद से तुम इसका सही टाइम पर इस्तेमाल कर पाओगे। इसके लिए आर्थर को अपने माना का इस्तेमाल करना है और मैसेज को रिकॉर्ड कर देना है। फिर जैसे ही मैसेज एलिस को मिल जाएगा, एलिस अपनी साइड से एक बार रिप्लाई कर सकती है। इसके बाद आर्थर की साइड पे मैसेज कंफर्म होने के बाद में ये दोनों स्क्रोल्स अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। रे कहता है कल का दिन स्पेशल है, क्या तुम इस बात के लिए एक्साइटेड हो? एलिस कहती है प्रॉमिस करो चाहे तुम जितने भी आगे बढ़ जाओ और जितनी आगे की रैंक पर पहुंच जाओ तुम हमेशा सेफ रहोगे। आर्ट कहता है हाँ बिल्कुल, मॉम डैड, और मेरे को जब भी मौका मिलेगा मैं घर पे वापस आ जाऊंगा। अगले सीन में अपन देखते हैं रात का टाइम हो जाता है और ट्विन हॉर्न्स यहाँ से चले जाते हैं और आर्ट अब बेड पे लेट जाता है। आर्ट कहता है अब मेरे पास एक फैमिली है और ऐसे लोग हैं जो कि मुझे प्यार करते हैं, मैं इस फीलिंग को कभी भी खोना नहीं चाहता, मैं इसे खजाने की तरह संभाल कर रखूंगा, इनके लिए लड़ूंगा, इस कारण से मुझे बेटर बनना होगा। अगली सुबह अपन देखते हैं आर्ट सिल्वी को नहला रहा होता है, लेकिन सिल्वी का बिल्कुल भी मन नहीं है नहाने का। इसी कारण से ये पिद्दी अपने माना का इस्तेमाल करता है और बेचारी सिल्वी को पानी के अंदर फेंक देता है। बेचारी का एक बार रिएक्शन देखो। इसी के साथ आर्ट और सिल्वी पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं अपने एडवेंचर को शुरू करने के लिए। रे कहता है अपने आप को देखो जरा, अभी से एस क्लास के एडवेंचरर लग रहे हो। आर्थर मुझे पता है तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो जैस्मिन पे जरूर से भरोसा करना। इसके बाद अपन एली को देखते हैं जो कि बहुत ही रो रही होती है और कहती है क्या तुम और सिल्वी जा रहे हो, क्या तुम नहीं रुक सकते? एलिस अपने आंसू पोंछते हुए कहती है हनी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और इससे भी पहले आर्ट और सिल्वी वापस आ जाएंगे। आर्ट कहता है एली मुझे पता है तुम बड़ी हो चुकी हो, इसी कारण से मेरे पास तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट काम है, क्या तुम मॉम और डैड को प्रोटेक्ट करोगी? एली आर्ट के गले लगते हुए कहती है मैं बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं मॉम और डैड को जरूर से प्रोटेक्ट करूंगी। एलिस कहती है ऐसा चेहरा बनाकर मेरी तरफ मत देखो, मैं भी अपने आप को सेफ रखूंगी। इसी के साथ आर्ट इन लोगों से मिलते हुए इन्हें छोड़ के चला जाता है और बाहर की साइड अपन लोग देखते हैं जैस्मिन को। आर्ट अपना मास्क पहन लेता है और कहता है चलो चलते हैं। इसी के साथ अगले सीन में अपन इन दोनों को देखते हैं एक बिल्डिंग के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। यह बंदा कहता है मुझे एक सी रैंक तक के फायर कॉन्जुरर की जरूरत है। इतने में जैस्मिन की नजर सिल्वी के ऊपर पड़ती है और कहती है कि तुम्हारा बॉन्ड अलग लग रहा है। आर्ट कहता है हाँ मुझे इस बारे में अभी अभी पता चला कि सिल्वी अपने फॉर्म को थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है, जिस कारण से ये एक छिपकली की तरह दिखती है ताकि किसी को ज्यादा शक न हो। आर्ट और जैस्मिन इस काउंटर वाली लड़की के पास जाते हैं जो कि कहती है जायरस एडवेंचरर गिल्ड हॉल में आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जैस्मिन आर्ट को रोकते हुए यहाँ पर एक पेपर रख देती है और कहती है मैं इसे रैंक एग्जामिनेशन के लिए स्पॉन्सर करना चाहती हूँ। यह लेडी कहती है प्लीज मेरे साथ चलिए, आज के दिन हमारे पास बहुत सारे लोग एग्जामिनेशन के लिए आए हैं लेकिन स्पॉन्सर के लिए कोई नहीं है, इस कारण से आपका काम जल्दी हो जाएगा। ये लोग जैसे ही यहाँ से जा रहे होते हैं इनके पीछे कुछ लोग फुसफुस करके बातें कर रहे होते हैं। तभी ये लेडी इन लोगों को एक आदमी के सामने लेके चली जाती है। ये लेडी कहती है ए क्लास एडवेंचरर जैस्मिन फ्लेंसवर्थ आई है जो कि इन जेंटलमैन का रैंक एग्जामिनेशन कराना चाहती है। यह बंदा कहता है ठीक है, मैं मिस फ्लेंसवर्थ को अच्छे से जानता हूँ। यह बंदा जैस्मिन से कहता है आजकल आप कैसी है, मैं आपके फादर से मिला था, आपसे मिलकर खुशी हुई,
मेरा नाम कैस्पियन ब्लेडहर्ट है और मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। कैस्पियन आर्ट से कहता है, यूजुअली यहाँ पर काम अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन तुम पर्सनली मिस फ्लेम्सवर्थ को जानते हो, इस कारण से तुम्हें सिर्फ हमारे एग्जामिनर के साथ डुअल करना होगा। आर्ट अपने मन में कहता है, फ्लेम्सवर्थ, क्या जेस्मिन की फैमिली इतनी ज्यादा स्पेशल है? कैस्पियन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, मैं आपको किस नाम से बुला सकता हूँ? आर्ट यहाँ पर अपना नाम आर्ट नहीं बताता बल्कि नोट बताता है। ये दोनों ही बंदे जैसे एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं, ये दोनों एक साथ कहते हैं कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग है। कैस्पियन कहता है, ठीक है नोट, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरी तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचा देगी। आर्ट यहाँ से जाते हुए कहता है, फ्लेम्सवर्थ फैमिली का नाम बहुत ही रिस्पेक्ट से लिया गया, लेकिन जेस्मिन अपने फादर का नाम सुनते ही अपसेट हो गई। इतने में आर्ट और जेस्मिन पहुंच जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में और यहाँ पर अपन लोगों को बैठा हुआ देखते हैं और दो लोगों की फाइट चल रही होती है। यह बंदा बहुत ही आसानी से इस बंदे के अटैक्स को डॉज करते हुए इसे हरा देता है। यह बंदा कहता है, आखिर कैसे, तुमने मुझे कैसे हरा दिया? यह बंदा जवाब देता है, जिस तरीके से तुम अपने वेपन को स्विंग कर रहे थे, इससे अच्छा तो दादी लोग अपनी छड़ी को स्विंग कर लेती है। तुम्हारे अटैक्स को आसानी से देखा जा सकता था, तुम्हारा अटैक बैलेंस भी बहुत ही बेकार था। तुम दिखने में लगभग 35 इयर्स के लग रहे हो, लेकिन फिर भी सिर्फ तुम डार्क ऑरेंज स्टेज पर हो। यह बंदा रोने लग जाता है और कहता है, लेकिन मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स। भाई ये बंदा साइतामा का फैन लग रहा है, सिर्फ 10 किलोमीटर रनिंग इसने छोड़ दिया। दोस्तों लोल, मैंने अभी अभी इसकी कॉस्ट्यूम पे ध्यान दिया और ये बंदा तो सचमुच में साइतामा की तरह दिख रहा है। ये जीतने वाला बंदा एक एग्जामिनर है जो कि कहता है, मैं तुम जैसे बंदे को ई क्लास में रखूंगा, लेकिन तुम्हारी फायर एबिलिटी को देखते हुए कांग्रेचुलेशन, तुम डी क्लास में हो। इस बंदे के बाद बारी आती है एक डायन व्हाइट होल नाम की लड़की की, जो कि बेचारी आते आते ही फिसल कर गिर जाती है, जिसके ऊपर सभी के सभी लोग हंसने लग जाते हैं। यहाँ पर एक लड़का बैठा होता है जो कि दिखने में एल्फ की तरह लग रहा होता है, जो कि कहता है, इस लड़की को देखते के साथ ही ई क्लास में डाल देना चाहिए। आर्ट इस बंदे को देखते हुए कहता है कि ये बंदा भी स्ट्रॉन्ग है। तभी ये नीचे वाली लड़की चिल्लाकर अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाती है, मेरा नाम डायन व्हाइट होल है, मेरी एज 18 है और मैं कॉन्जुरर हूँ वाटर के अंदर, और मैं सॉलिड ऑरेंज स्टेज पर हूँ। तभी यहाँ पर एक लेडी आती है और कहती है, डियर, तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास तुम्हारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। आर्ट कहता है, जब भी कोई कॉन्जुरर ऑरेंज स्टेज पर पहुंच जाता है, उसे पता चल जाता है कि उसकी स्पेशलिटी किसके अंदर है। ऐसे में 4 एलिमेंट्स के ऊपर प्रैक्टिस करने से अच्छा है जिस एलिमेंट में तुम्हारा बेस्ट हो उसी के ऊपर ध्यान दिया जाए। मैंने सुना है कॉन्जुरर्स की एग्जाम स्ट्रिक्टली ली जाती है ताकि ये पता कर सके कि कोई और एलिमेंट तो नहीं छुपा कर रखा है। यह लेडी भी एक एग्जामिनर है जो कि कहती है, मिस व्हाइट होल, देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। डायन अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है और एक स्पेल की मदद से यहाँ पर एक कवर बना लेती है, लेकिन एग्जामिनर अपना भी एक स्पेल तैयार करती है और डायन की तरफ छोड़ देती है। यह देखकर आर्ट कहता है, इंटरेस्टिंग, एग्जामिनर ने ऐसा इसलिए किया ताकि डायन को कुछ दिख ना पाए। तभी डायन अपने स्पेल को रिलीज कर देती है और पानी को फैला देती है। तभी मौका देखते हुए डायन एग्जामिनर के ऊपर हमला कर देती है। एग्जामिनर इसे आसानी से डोज कर देती है, लेकिन इतने में ही डायन उसे वही के वही ब्लास्ट कर देती है। यह बंदा हैरान होकर कहता है, उसने अपने वाटर को फोग ब्लास्ट में कन्वर्ट कर दिया। इधर डायन अपने बहुत सारे फोग ब्लास्ट तैयार कर लेती है और एग्जामिनर के ऊपर छोड़ देती है, लेकिन जैसे ही यहाँ से फोग हटता है, अपन लोग देखते हैं एग्जामिनर यहाँ पर है ही नहीं बल्कि डायन के पीछे पहुंच जाती है। एग्जामिनर डायन से इम्प्रेस हो चुकी है, जिस कारण से वो डायन को धीरे से हिट करती है और कहती है, तुम सी क्लास में हो। आर्ट अपने मन में कहता है, जितनी उम्र उसकी है उसे खुद पे प्राउड होना चाहिए सी क्लास के लिए। इसके बाद एक दूसरा नाम अनाउंस किया जाता है जो कि होता है एलिजा नाइट, और नाम अनाउंस करते ही ये बंदा रुक जाता है और लिस्ट को एग्जामिनर को चेक करा रहा होता है। तभी ये एग्जामिनर कहता है कि तुम्हारे बारे में हमें बताया गया है, तुम अभी इसी वक्त से बी क्लास एडवेंचरर हो। यह सुन के भीड़ हैरान हो जाती है। आर्ट अपने मन में कहता है, बी क्लास, और वो भी बिना टेस्ट के, आखिर ये बंदा है कौन? तभी अपन एलिजा नाइट को देखते हैं जो कि अपना सिर झुकाकर कहता है, ठीक है। दोस्तों अपीयरेंस के हिसाब से तो ये बंदा सिंपल लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि डायरेक्ट बी क्लास पे जा चुका है। इस बंदे के बाद एक दूसरे बंदे का नाम अनाउंस किया जाता है जिसका नाम होता है ल्यूकस वाइक्स। अपन देखते
हैं इस बंदे का नाम ल्यूकस वाइक्स है, जो कि उठते हुए कहता है फाइनली। वैसे मिस एग्जामिनर, आप मेरा भी टेस्ट स्किप करके डायरेक्ट ए क्लास में मुझे क्यों नहीं डाल देती। एग्जामिनर इस बंदे का भी डाटा चेक करती है। 11 ईयर ओल्ड कॉन्जूरर लाइट ऑरेंज स्टेज फायर में स्पेशलिटी के साथ। ऐसा सुनते ही आर्ट अपने मन में कहता है लाइट ऑरेंज स्टेज पर, और वो भी सिर्फ 11 ईयर की एज में। ल्यूकस सामने आता है और एग्जामिनर के सामने उबासी लेने लग जाता है। यह देखकर एग्जामिनर कहती है घमंडी बच्चे कहीं के। एग्जामिनर सीरियस हो जाती है और कहती है चलो शुरू करते हैं। अभी दोस्तों ल्यूकस की फाइट होने वाली है एग्जामिनर के साथ में, और पता नहीं आर्ट का नंबर कब आएगा। देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस वाले वीडियो में इतना ही। सारे के सारे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना, ताकि जैसे ही अगला पार्ट अपलोड करूँ सारे भाई लोगों को पता चल जाए।